नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, जिसमें हम करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने देखा होगा। नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, आपको आंसर्स बहुत इजी मिलेंगे आपको, और बहुत इजी लर्न भी हो जाएंगे। मैंने इतने सिंपल तरीके से आपको आंसर्स दिए हैं, तो ज़रूर उनको देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अभी हम चलते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ। तो कोई बकवास नहीं करना है, टाइम बहुत कम है, एग्जाम नज़दीक है और फटाफट से हमें करना है हमारा काम। तो सेक्शन सी है हमारे 3 मार्क का एक क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कि भैया क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चंस थोड़े शफल होंगे, ऊपर नीचे होंगे, बट क्वेश्चन सारे सेम हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर एंड द गेंगी। ठीक है, तो मिनरल मतलब क्या होता है। देखो, बेसिकली नेचर में जो भी हम लोगों को एलिमेंट या कंपाउंड मिलता है, ठीक है, ऑफ नहीं आएगा, और आएगा यहाँ पे, ठीक है। और सो द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड और एलिमेंट्स ओके आर नोन एज अ मिनरल। ठीक है, हमें एलिमेंट मिलता है, जिंक मिल गया, ठीक है, कैल्शियम मिल गया, तो कैल्शियम एलिमेंट के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, या कैल्शियम कोई ना कोई रिएक्शन के कैसा कंपाउंड के फॉर्म में मिल सकता है। तो जो हमें नेचुरल तरीके से मिलता है उसको मिनरल कहते हैं। ओके, फिर बात कर लेते हैं तो और क्या होता है। अब ये मिनरल्स जो अपन को मिले, ठीक है, इसमें से हम लोग, ठीक है, मेटल्स को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, मेटल को हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ओर। अब जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ कि भैया आयरन, तो हेमेटाइट करके ओर आता है जिसमें से हम आयरन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि मिनरल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपने खुदाई की, खुदाई करके आपको एक पत्थर मिला एक, ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे, तो वो जो पत्थर है उसको ओर कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, हम लोग वो वाला मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो जिसको बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो दैट इज़ कंसिडर एज अ ओर। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो पत्थर है ये इस ओर, मतलब इस पत्थर को हम ओर का नाम देंगे। जैसे मैंने हेमेटाइट बोला तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स और भी होंगे, बट आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। बॉक्साइट ओर आता है जिसमें एल्यूमिनियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको ओर कहा जाता है। और गेंगी मतलब क्या होता है, गेंगी का मतलब होता है कि इम्प्योरिटीज़ जो ओर में अवेलेबल होती है, मिट्टी विट्टी आ गया, सैंड वैंड आ गई, ठीक है, ये सब आ जाता है, उसको हम कहते हैं गेंगी। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, ये 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुएशन। देखो, मेंस्ट्रुएशन को हम लोग पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, पीरियड्स बेसिकली, और ये एक वुमेन का मंथली साइकिल है, एक पार्ट, ठीक है, वुमेन की लाइफ का। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो नॉर्मल वजाइना है उसमें ब्लीडिंग्स होती हैं, ठीक है, मतलब कि ब्लड बाहर निकलता है वजाइना से। ये जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है वो वुमेन टू वुमेन डिफरेंट होता है, ठीक है, तो किसी का 3 दिन होता है, किसी का 5 दिन या 7 दिन, थोड़ा अलग अलग होता है, बट तकरीबन हम ये मानते हैं कि अगर नॉर्मल साइकिल है ना, तो एक मंथ में अगर 3 से 5 दिन का टाइम लगता है ब्लड को बॉडी में से बाहर निकलने का, फिर दूसरे मंथ में जब वो दिन आएगा तो तकरीबन गैप जो होता है वो 28 दिन का गैप माना जाता है। ठीक है, सो टू हैव द पीरियड आफ्टर 28 डेज इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल। ठीक है, हर महीने एक्चुअली होता क्या है, हर महीने जो वुमेन की बॉडी होती है, ठीक है, वो प्रिपेयर करती है, जो वॉर्म होता है, यूटेरस होता है, ठीक है, वो प्रिपेयर करता है कि भैया अभी तो मुझे फीटस मिलेगा, नॉट फीटस, एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी के लिए हर महीने वुमेन की बॉडी खुद को तैयार करती है। ये पूरा का पूरा नेचुरल होता है, उसमें स्पेशली वुमेन का कोई इसमें हाथ नहीं होता, वो नेचुरल बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो यूटेरस जो है, ठीक है, यूटेरस ने जो पूरे ब्लड की कैपिलरीज को संभाल के रखा था, ये वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, और यूटेरस शेड्स इस लीनिंग, ठीक है, लीनिंग मतलब कि ब्लड को, अब वो जो उसकी मसल्स थी, ठीक है, उसको शेड मतलब कि बस्ट कर लेता है, और तब जाके मेंस्ट्रुएशन अकर होता है। मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है उसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ ब्लड्स होते हैं। ठीक है, कुछ टिश्यूज़ का पार्ट होता है, कुछ ब्लड का पार्ट होता है, जो यूटेरस में ना फट जाता है। ठीक है, ऐसा यूटेरस सेट्स इटसेल्फ अप कंसिस्टेंटली। अब जैसे ये 1 मंथ हुआ, ठीक है, फिर दूसरे मंथ में फिर से यूटेरस बोलेगा कि अच्छा क्या पता अभी मेरे को जो है वो प्रेगनेंसी वाला एग मिल जाए। ठीक है, तो फिर से वो खुद को प्रिपेयर कर लेता है प्रेग्नेंट
प्रेगनेंसी के लिए उसके ब्लड लाइनिंग्स को फिर से प्रिपेयर कर लेता है, तो वो एक इंडिविजुअल लाइक सेल्फ प्रोसेस है, ठीक है। तो यूटेरस सेट इटसेल्फ अप कंसिस्टेंटली टू गेट ट्रीटेड एग एंड इट्स कवरिंग टर्न्स आउट टू बी थिक एंड लाइट, ठीक है। फिर से वो अब जैसे एग निकल गया, ठीक है, तो ब्लड निकल गया, तो फिर से वो रिलैक्स मोड पे चला जाएगा, ठीक है। फिर 28 दिन के बाद फिर से वो वही प्रोसेस शुरू करेगा। अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं है ना, मतलब स्पर्म नहीं मिला है, सो द लिनिंग स्लोली ब्रोक डाउन, मैंने कहा ना वो लिनिंग ब्रोक डाउन हो जाता है और वजाइना से ब्लड और पूरा जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है। मिनार्के इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब पहली बार एक लड़की ये जब उसकी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है फर्स्ट टाइम, उसको मिनार्के कहते हैं। और जब वुमेन की बॉडी में ये ख़त्म होने को आता है तब उसको मेनोपोज कहते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज 51 की एज के आसपास मेनोपोज जो है वो आ जाता है, जहाँ पे ओवरीज एग्स को रिलीज करना बंद कर लेती है और पीरियड स्टॉप हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द डायग्राम। और डायग्राम तो मैंने आपको दे दिया है, आपके पास ऑलरेडी होगा भी बुक के अंदर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एग या ओवम को प्रोड्यूस करती हैं और दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसके अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बट ऑब्वियसली एम्ब्रियो को ही सपोर्ट करेगा, तो उसका सपोर्ट होता है कि एम्ब्रियो को डेवलप करना है, मतलब बच्चा, ठीक है। तो पूरी बॉडी सिस्टम ऐसी है कि बच्चे को ग्रो करना है। तो जो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसमें काम आते हैं, तो एक तो सर्विक्स, वजाइना, गोनाड्स मतलब कि ओवरिस, ठीक है, यूटेरिन ट्यूब्स या तो फेलोपियन ट्यूब्स आप बोल दीजिए और यूटेरस बोल दीजिए, ये सारे के सारे यहाँ पर है, ठीक है। ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज ये वाली, यूटेरस, ठीक है, जहाँ पे बच्चा 9 महीने रहता है, सर्विक्स ये वाला पोर्शन और वजाइना ये वाला, ठीक है, ठीक है। नाउ इन द ओवरीज फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर प्रोड्यूस्ड। अब क्या होता है ना, ये जो ओवरीज है, ठीक है, ये जो ओवरीज हैं इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग्स ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एग ऑलरेडी होते हैं। हर महीने एक एक एग जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ओवरी जो है वो क्या करती है, एग को रिलीज करती है और फेलोपियन ट्यूब में वो एग जो है वो जाता है, ठीक है। अ नैरो ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्ट्स द एग फ्रॉम ओवरी टू द वॉम्ब, ठीक है, वॉम्ब मतलब कि ये वाला यूटेरस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे उसको एग को लेके आता है कौन, फेलोपियन ट्यूब। फिर द यूटेरस ये एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है, पियर शेप है और ये दोनों ओविडक्ट के साथ कनेक्टेड होता है। थ्रू सर्विक्स द यूटेरस एंटर्स द वजाइनल कैनाल, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म एंटर थ्रू द वजाइनल कैनाल या चैनल, ठीक है। तो अब ये वजाइना के थ्रू स्पर्म्स जो हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वजाइना के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है, और अंदर जाकर ये एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं और प्रेगनेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोर्शन था। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं रब कर दूं, ओके, ठीक है, फिगर अच्छे देखिएगा, आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ओके, फर्स्ट वन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। H2 गैस नाइट्रोजन गैस कंबाइन होता है, अब आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्या मिलेगा, अमोनिया गैस, ठीक है। बैलेंस करना है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन, LHS की तरफ 2 हाइड्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। RHS की तरफ नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो अगर इसको बैलेंस किया तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के कॉमन टेबल क्या आएगा, 6 आएगा, 2 3 6 और 3 2, ठीक है। तो क्या कर लेंगे अपन, तो यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 बन जाएगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, हो गया। अब नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर भी कितना हो गया, 2, बैलेंस, डन, ठीक है। चलिए तो एक बार बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दूँ, (3H2 + N2 gives 2NH3, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर,
क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड कंबाइंड्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर H2S। ओके, एयर में बर्न हो रही है और क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोला है G, एयर भी G आ गया और ये क्या मिलेगा, लिक्विड फॉर्म। एक्चुअली वेपराइज हो जाता है बट ठीक है। ओके, चलो बैलेंसिंग देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फाइड और ऑक्सीजन है। ठीक है, LHS में हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पे RHS में कितनी बार है, 2 बार। चलो S कितनी बार है, 1, और यहाँ पे भी कितनी बार है, 1। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 और 2, 3। ये हमेशा ऑक्सीजन ही लोचा मारता है लिटरली। चलो अब देखो अगेन 2 और 3 का आया तो एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या कर लें, 2। अब 2 कैसे होगा, 2 और 2, हाँ ठीक है। पहले RHS क्लियर कर लेते हैं बेटा। मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, मैं भी ट्राई करूँ आप लोगों के साथ ही, आपके सामने ही कर रही हूँ मैं ये। तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो कितना हो गया, ये 2 हो गए और ये 2 कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पे 2 ही हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 4, बाकी सब तो बैलेंस है। नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा ना फिर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आया, जैसे 2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। यहाँ पे कितना है 2, तो 2 करना पड़ जाएगा। तो सल्फर कितना हो गया 2, तो इस पे 2 पे करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 6, मतलब यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो ट्रायल एंड एरर होता है इसके अंदर, मैं आपको पहले ही बता दूँ, आपके सामने मैंने पूरा किया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझाऊँ, चलो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ आप लोगों को। रटाफिकेशन नहीं करना प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। चलो एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम लोग, वैसे ही समझाऊंगे जैसा भी किया। ठीक है, ताकि आपको पता चले गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ मतलब कि देखो इसमें क्या होता है ना, आप जब नंबर आगे पीछे करोगे तो बट ऑब्वियसली चेंज तो होगा ही ना टोटल, है ना बेटा। चलो फिर से बी देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल रहा था अपने को, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, गैस और ये गैस। फिजिकल स्टेट्स लिख दिया करो स्टेटमेंट के थ्रू, जब भी आपको पूछा जाए। इसमें क्या होगा ना, मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अपने पास हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये 3 है LHS और RHS में। तो LHS में लेफ़्ट साइड, एरो के लेफ़्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2। राइट साइड कितने हैं, 2। ठीक है, सल्फ़र कितना है, 1 ही है यहाँ पर, 1। यहाँ पे सल्फ़र कितना है, 1। वो 2 ऑक्सीजन का है, सल्फ़र का नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे कितना हुआ, 2 + 1 3। ठीक है, तो अब अगर मैं फिगर को देखती हूँ, फिगर मतलब कि क्वेश्चन को देखती हूँ अच्छे से, तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि देखो यहाँ पर देखा जाए ना तो ये एग्जैक्टली 3 नहीं है ना, ऐसे कैसा है 2 + 1 है, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तब मिला के 3 बन रहा है। तो जब ऐसा हो ना तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 2 में कन्वर्ट कर लूँ तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। समझ में आया। तो अब कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 2 और ये 2 4 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिंगो, क्लियर। चलो अब जब मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ बेटा जी हाइड्रोजन पे भी तो इम्पैक्ट डालेगा ना, है ना। तो 2 2 क्या हो गया, 4। तो हाइड्रोजन RHS में कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। LHS में कितना है, 2। तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तब जाके 4 बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो यार S भी चेंज हो गया, क्योंकि ये 2 तो S पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो S कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे S कितना था, 1। अब कितना हो गया, 2। तो मैं राइट हैंड साइड वाले के S यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने सल्फ़र पे मल्टीप्लाई किया तो फिर से देखा तो यार ये सल्फ़र का 2 जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर भी वैलिड होगा। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2 2 4, और यहाँ पे भी कितना आया, 2। ये 2 है ना, ये 2 ऑक्सीजन की तरफ,
तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। और मेरे पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 4, मतलब कि मुझे ये 2 को हटा के क्या क्या करना पड़ेगा, 3। अब बात समझ में आई कैसा हुआ। तो अगर मैं इसको कंप्लीटली बैलेंस्ड फॉर्म में लिखूं, एक सेकंड ना, ओके, सो अब हम इसको लिखते हैं बैलेंस्ड फॉर्म में। तो क्या बनेगा बेटा, 2 सल्फाइड, आई मीन 2 हाइड्रोजन सल्फाइड, 3O2 gives 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, डन। चलिए देख लेते हैं अभी नेक्स्ट सी। सी क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, पोटेशियम मेटल है तो सॉलिड में होगा, रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये तो सिंपल है। पोटेशियम मेटल सिंबल के रिएक्ट्स विथ वाटर लिक्विड गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक्वियस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत यहाँ है। चलो लिख देते हैं हम लोग KHO LHS RHS। ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको उससे वगैरह आता है तो ज़रूर बेशक आप कर सकते हैं। के यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी एक ही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर 2 और 1 है, मतलब 3। तो मैं यहाँ पे 2 और 1 लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हूँ। 3 देख कर ना फिर 2 मल्टीप्लाई करने की इच्छा हो जाती है, 6 बनाने की इच्छा हो जाती है। ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पे पहले तो हाइड्रोजन का लोचा आता है। अब बेटा एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या मैम, मैं ना यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, मैं इवन नंबर में कन्वर्ट करूँ तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये वाले 1 को 2 में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मतलब मैं इस वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये वाला 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो के कितना हो गया, 2, और यहाँ पे के कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके अलावा ऑक्सीजन भी कितना हो गया बेटा जी, 2, यहाँ पे भी 2। अच्छा हाइड्रोजन तो हो गया ना, 4 यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे हो गया ना बैलेंस, या बैलेंस हो गया। एक बार लिख देते बैलेंस इक्वेशन। क्या बना, 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2 बन गया। 2 इसके गए, 2 से गए, 4 4 2 2, हाँ हो गया बैलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। स्टेट द एक्सेप्शंस ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटेलिक एलिमेंट्स की। तो देखो जितने भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड में है, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड टेम्परेचर में, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मर्क्यूरी इज़ द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। ठीक है, मेटल्स जनरली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनको तो आप नाइफ के थ्रू भी कट कर सकते हो। रेस्ट ऑल द मेटल्स आर वेरी हार्ड। ठीक है, डन। एक्सेप्शन नहीं था ना। नॉन मेटल्स के लिए एक्सेप्शंस क्या हैं, देखो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और गैसेस में रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ ब्रोमीन को लेकर, ब्रोमीन एक लिक्विड आता है एक्सेप्शन में। नॉन मेटल्स के पास कोई भी चमक धमक नहीं होती, नो लस्टर्स, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है वो एक ऐसा है जो लस्टर चमकदार है। नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है एक्सेप्ट डायमंड, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। मेटल्स जनरली नॉन गुड कंडक्टर्स होते हैं, आई मीन गुड कंडक्टर्स नहीं होते, बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप। ठीक है, वो ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस बोले कॉन्केव लेंस बोले क्या ही फर्क पड़ता है, डेफिनेशन तो सेम ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो बेसिकली अगर आप लेंस की बात करते हो बेटा जी, तो लेंस में अपने को पता है, ठीक है, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि 2 स्फेरिकल लेंस जो हैं वो आपस में यूँ कनेक्ट होते हैं।
ठीक है, तो इसके लिए 2 उनके पास सेंटर होते हैं। तो सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स हुज पार्ट्स फॉर्म द सरफेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस के पास 2 सेंटर होंगे, C1 और C2, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस होती है विच इज़ अ इमेजिनरी एक्सिस, जो दोनों सेंटर से पास होती है लेंस के। फोकल लेंथ, बेसिकली यहाँ पर ये जो होता है ना, ये जब ये आपस में मीट करते हैं तो ये एक फोकल लेंथ बनता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ नहीं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर जहाँ पे मीट करता है, ठीक है, वो ऑप्टिकल पॉइंट हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। और प्रिंसिपल फोकस ये F हुआ, तो इसके बीच का जो गैप होता है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन विच हार्मोन प्रिपेयर्स द ह्यूमन बॉडी फॉर फाइटिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशन? एड्रिनल, ठीक है, लरो या मरो, डू और डाई, ये वाली पॉइंट आती है। तो एड्रेनालाइन रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको एमरजेंसी हार्मोन, दैट मीन्स द हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, ठीक है। स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन इन द बॉडी। तो एक्चुअली ये होता क्या, तो हमारी बॉडी में क्या बदलाव आता है ऐसे? सबसे पहले तो हमारे दिल की धड़कन धक 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 बहुत हो जाती है, मतलब कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, सांसें बहुत तेज़ हम लेने लगते हैं, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर लेता है, जैसे कि खाना, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेगा, कुछ टाइम के लिए शायद बंद भी कर लेता है कि अभी तो रुक जा, मेन काम ये है कि उसको कुत्ते से बचाना है, ठीक है, कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो छोड़ देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अगर कुछ होने होते हैं तो वो भी थोड़ा से रोक लेता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, डर के मारे, गुस्से के मारे, जो भी आप इमोशन, ये एक्चुअली एक इमोशन के साथ खेलता है, ठीक है। तो हमारे पीपल के साइज यूं एलोंगेट, पापा कभी डांटते कैसे आँखें यूं ऊंची हो जाती है, तो ऐसा कुछ होता है, मम्मी डांट ले तो। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर लेता है। अब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज होना ही है, ठीक है, ब्रेन और मसल्स का, ताकि हम लोग फास्ट काम कर पाएँ। और क्या बोलते हैं, लाइक अगर भागना है तो भाग पाए, ठीक है, लड़ना है तो लड़ पाए, जो भी हैं वो साफ हम काम कर पाएँ, उसी को ही देखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले लिख दो भैया मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं और उसकी साइन हमेशा माइनस में होती है। साइन कन्वेंशंस बहुत ज़रूरी है, वरना फॉर्मूला आते हुए भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हैविंग द फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ प्लस का होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पोजीशन बताओ और नेचर बताओ इमेज का। इमेज का नेचर बताना है, पोजीशन बताना है। पोजीशन मतलब कि वी बताना है और नेचर बताना है। अब मिरर है तो मिरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, है ना? हाँ, 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-10, ठीक है। 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस 1/10। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। सो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम 30 दोनों के टेबल में आता है ना, 30। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, 2/15 इंटू 2, है ना? करूँगा इस स्टेप, चलेगा ना? समझ गए ना? ठीक है, चलो कर लेती हूँ। 1/15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 1/10 को 3 से। ये स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं है। 2/30 प्लस 3/30 इज इक्वल्स टू 1/v। 5/30 इज इक्वल्स टू 1/v। 1 जा 6 जा 1/6 इज इक्वल्स टू 1/v। तो v क्या आया बच्चा? 6 पॉजिटिव आया, तो प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका अपन को नेचर पूछ रहा है, एक सेकंड ना।
देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, दैट्स इट। साइज तो पूछी नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इजी लगा, सिंपल था, है ना, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, ओके। चलिए देखो मैंने फिगर ऑलरेडी आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बनाने बैठती ना तो एक तो ढंग से बनता भी नहीं, क्योंकि ये मेरा ना बहुत पुराना है तो अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है, और टाइम का वेस्ट करने का, इसलिए मैंने आपको फिगर बना के दे दिया। तो ये फिगर है हमारा पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है बेटा कि जो रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, है ना, ऐसे करके। पैरेलल कनेक्शन मतलब कि उन दोनों का कनेक्टिव पॉइंट जो होता है, तीन होगा, 3 4 जितने भी होंगे सबका कनेक्टिंग पॉइंट कैसा है बेटा, सेम है, ठीक है। तो 3 रेजिस्टर्स पर मान लेते हैं R1 R2 R3 और जो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है शोन इन द फिगर, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको दे के रखा हुआ है, थ्रू द पॉइंट्स A एंड B, है ना। अब यहाँ पे करंट I, अब आप देखो ये वाला फिगर में देखो, ये जो I करंट है, ठीक है, वो अच्छे से यहाँ से जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, और यहाँ पे A पॉइंट के बाद ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब रजिस्टर के हिसाब से करंट डिवाइड हो जाता है। सो हेयर द करंट I गेट्स डिवाइडेड एट द पॉइंट A अमॉन्ग्स द 3 रजिस्टर्स, ठीक है, जैसे फिगर आपने देखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। मैंने बताया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि करंट कितना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए वो I1 I2 I3 सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट I1 I2 and I3 be the currents flowing through the resistors R1 R2 and R3 respectively, ठीक है। बट अब फिगर में देखो बेटा तो आपको इतना क्लियर है कि देखो फिर से I अपने को मिला, तो जब वो सारे एक से बाहर निकल रहा है तो अपने को फिर से क्या मिल रहा है, I, मतलब जितना गया था डिवाइड हो गया बट बाहर निकलने के बाद फिर सेम का सेम रहा। दैट मीन्स कि I1 I2 I3 इज नथिंग बट द समेशन ऑफ द कंप्लीट करंट। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज नथिंग बट द I, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर, सो विच इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है, ओके। तो फॉर द रजिस्टर्स नाउ फॉर R1 फर्स्ट रजिस्टर के लिए I कितना होगा, तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, वोल्टेज सेम है, ठीक है। फॉर रजिस्टर R2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, एंड फॉर रजिस्टर R3 क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब ये तीनों इक्वेशंस, ये जो तीनों आई 3 4 5 मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ, ठीक है। सो क्या कर लूँगी मैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था, ओके। अब इक्वेशन 2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो 2 में क्या आ गया, V अपॉन R, ओम्स लॉ के हिसाब से कंप्लीट सर्किट का करंट, और I1 के हिसाब से V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। V कैंसिल हो गया तो क्या आया, 1 अपॉन R, मैं यहाँ पे P लिख देती हूँ विच स्टैंड्स फॉर द क्या बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। सो 1/RP मतलब कि पैरेलल कनेक्शन के लिए जो रेजिस्टर्स है उनका रेसिप्रोकल अपन को प्लस करना होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि हम लोग ये डिराइव कर क्यों रहे हैं मैम, हमको तो पॉइंट समझ ही नहीं आती है इसकी। मैं आपको बताती हूँ, देखो फिगर में देखो, तो यहाँ पर ये आपको एरो दिया हुआ है और ये एरो का मतलब क्या है कि ये वाला, तो समझो कि आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मैम आपने ये जो 3 चीज़ें लगाई R1 R2 R3, एक काम करो ना मैम, क्या झंझट करो 3 रजिस्टर का, कोई एक ऐसा रजिस्टर लगा जो इन तीनों की इक्विवेलेंट हो। ठीक है, आपने मुझे बोला कि मैम एक रजिस्टर लगाओ जो इन तीनों की इक्विवेलेंट हो। अब मैं बोलूँगी तो मैं कैसे निकालूँ, तो आप बोलोगे मैम पैरेलल कनेक्शन है ना, हाँ है तो पैरेलल कनेक्शन, तो फिर फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ये फॉर्मूला के थ्रू आपको जो ये वाली वैल्यू आए, इसी वैल्यू का रजिस्टर आप लेके आओ मार्केट से और इन तीनों की जगह एक ही बना दो, बना दिया एक, इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर्स इन द सर्किट। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चा जी हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है। सो एंजॉय द क्लास 10 साइंस का, जिसमें हम सेक्शन डी करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन चामक का रहता है। और देखते हैं कि पेपर 2 के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा ये आपसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड स्टेट इट्स यूजेस। ठीक है, वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन बताना है। देखो वॉशिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसको प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि NaHCO3। ठीक है, उसको आपको क्या कर देना है, उसको आपको हीट करना है। क्या करना है बच्चा, हीट करना है। आप जैसे उसको हीट करोगे, कार्बोनेट है ना, तो जब भी, चलो यहाँ पे बता देती हूँ मैं, NaCO3 है। ठीक है, तो जैसे ही कार्बोनेट आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, H2 भी बाहर निकलता है, तो 2 चीज़ें निकल गई। अब बाकी क्या बच गया, Na, H तो बाहर चला गया, हटा दो। ठीक है, CO3 रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा अपने पास, Na2CO3। ओके, इस तरीके से हमारा रिएक्शन बनेगा। तो NaCO3 को जब आप हीट करोगे बेटा, आप जब हीट करोगे, ठीक है, तो Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यूजेस क्या हैं इसके, तो देखो एक तो वाटर सॉफ्टनिंग मतलब कि वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर लेता है पानी में से। ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, क्लीनिंग एजेंट के थ्रू डिटर्जेंट्स एंड सोप्स में अपन इसको यूज़ करते हैं। और स्विमिंग पूल में pH लेवल को रेगुलेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, कितना pH लेवल होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे, एक सवाल पूछ रहा है आपसे ये कि H2 और Cl2 के यूजेस ही बता दो। ओके, तो H2 जो है वो फ्यूल के तौर पे काम करता है रॉकेट में, प्लस हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, मतलब कि फैट को, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है ऑयल के अंदर, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो उसमें काम होता है। फिर HCl प्रोड्यूस करने में H2 का काम रहेगा, है ना, रिएक्शन होता है ना, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl ना, तो उसमें आता है। और प्लस मेटलर्जी के अंदर काम आता है इन द रिडक्शन फॉर्म, मतलब कि वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो वो रिड्यूस करता है उसको। ठीक है, तो तब काम आता है। क्लोरीन की बात कर लेते हैं वाटर प्योरीफिकेशन में। ठीक है, इसके लिए स्विमिंग पूल वगैरह में क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं, क्लोरीन डाल देते हैं। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में काम आता है, और डिसइंफेक्शंस के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द क्लोरीन Cl2। देखो Cl, अब Cl इज अ क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287। Cl2 बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख देते हैं ताकि वो बॉन्ड शेयर कर पाएँ। तो जैसे ये वाला Cl, ठीक है, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ पेयरिंग में होता है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अब जिसका पेयरिंग नहीं है उसको ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, फिर क्लोरीन 1 2, मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रॉन्स को अलग शेप दे रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि दूसरे इलेक्ट्रॉन का है, दूसरे क्लोरीन का है, और यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये यहाँ बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो देखो जो मैंने सर्कल बनाया, उस सर्कल में आप देखो तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जी हाँ, हो गए ना। ओके, और अब मैं यहाँ से सर्कल बनाती हूँ। देखो इसके पास 8 हो गए,
हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किया, अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि वन बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक उसका तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका अंदर एक बॉन्ड बन गया, तो Cl इस तरीके से बॉन्ड बन गया विच गिव्स यू Cl2। ठीक है, डन, इजी। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, क्या हो जाएगा 2,5, है ना। ओके, अब नाइट्रोजन के लिए 5, देखो 5 है, टोटल ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है, मतलब उनको 8 पीछे चाहिए, तो कितने चाहिए उसको एक्स्ट्रा, और नाइट्रोजन को 3 चाहिए ना। जितने चाहिए होते हैं शेयरिंग भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है। जैसे यहाँ पे एक ही चाहिए था तो इसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहाँ पे 3 चाहिए तो इसके लिए 3 की शेयरिंग होगी। तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 है, ऑलवेज गो फॉर द आउटर मोस्ट, ठीक है 5। तो कैसे मैं करूँगी सिंबलाइज, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। फिर दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अब ये वाला बॉन्ड क्रिएट करेगा इसके साथ। अब देखो ग्रीन वाला जैसे सर्कल बना दिया, टोटल गिनो 8 हो रहे हैं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ऑक्टेट खत्म हो गया ये वाले नाइट्रोजन का, ठीक है। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं, हुए कितने कितने बनेंगे, 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कितना था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेस्ट टाइप ऑफ वेस्ट। ठीक है, देखो वेस्ट होता क्या है, इन्होंने पूछा नहीं है, बट क्या है ना, एक्चुअली क्वेश्चन ही अजीब है, ये सेक्शन डी में होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी दिया हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एलोबरेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या किया, वेस्ट को डिफाइन किया है। तो वेस्ट क्या होता है, तो भैया एक अनवांटेड चीज़ें होती है, अनयूजेबल चीज़ जो आगे आप उसको और यूज़ में नहीं ला सकते, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट। हमारे आसपास का जो वेस्ट होता है उसको हम गार्बेज बोलते हैं, कूड़ा कचरा। ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं, एक आता है सॉलिड वेस्ट, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, रूरल, बायोमेडिकल, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं ये ज़्यादातर सॉलिड वेस्ट में माने जाते हैं। ठीक है, अगर ये सब तुमको हार्ड लगते हैं तो आप इसके अंदर प्लास्टिक ये वो डाल दो, ठीक है, वो सॉलिड वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, ईवीज, बैटरीज, ये वो लिख देना एग्जाम्पल के तौर पे। लिक्विड वेस्ट में क्या होता है, जो पानी होता है, ठीक है, जैसे वॉश बेसिन का पानी हो गया तो गटर में जाएगा, फ्लश हम करते हैं वो आ गया। ठीक है, तो जब भी हम लोग वॉशिंग, फ्लशिंग, इन सब से जो पानी निकलता है, ठीक है, दैट इज़ अ लिक्विड वेस्ट। और गैशियस के अंदर क्या होता है, जैसे कि गाड़ियाँ चलाते हैं हम लोग तो जो गैस रिलीज होती है ना, तो वो पॉल्यूटेड होती है। तो कार्स, प्लांट्स, इनमें से जो भी गैस, जो स्पेशली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में जो गैस निकलती है, ठीक है, वो क्लाइमेट को क्या कर लेती है, ख़राब कर लेती है। ओके, जिसकी वजह से कैसे होता है ना, डाउनपोर अच्छे से नहीं होता, मतलब कि बारिश अच्छे से नहीं आती है, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हो जाता है। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का होता है कि जो किचन से हम लोगों को जो वेस्ट मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर गार्डन का वेस्ट हो गया, फूड वगैरह आ गया, ठीक है, इसको अपन मॉइस्ट वेस्ट भी बोलते हैं। और इसका अपन रीयूज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग इट मैन्योर फॉर्म, और उसको हम लोग खेत वगैरह में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या हो जाएगा, जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर, ये तो फिर भी चलो, ओल्ड न्यूज़पेपर तो फिर भी हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं, पेपर से बना होता है, ठीक है, बट ब्रोकन ग्लास, प्लास्टिक, ये सब जो होते हैं दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं। इसमें प्लास्टिक वगैरह भी लिख दोगे, हाँ आ गया ना, पॉलीथीन वगैरह लिख देना। ये ड्राई वेस्ट को हम लोग रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है टाइप ऑफ द मटेरियल कैसा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डू नॉट डिकम्पोज, वो खुद से तो नहीं होते हैं, और इसके लिए ज़्यादातर वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और उसको डिस्क्राइब करना है। देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होता है कि जब वाइट लाइट ट्रैवल करती है थ्रू द प्रिज्म, तो वाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट जो होता है वो 7 रंगों में डिवाइड होती है। क्यों? क्योंकि हर एक रंग का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, इसके लिए वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि समझो एक ना
खाली रोड है, ठीक है, खाली रोड पे ऐसे 4 लोग हैं, वो रेस कर रहे हैं, चला रहे गाड़ी, ठीक है, चारों को जगह है। बट जैसे ही समझो दूसरे व्हीकल्स आते गए तो किसी की स्पीड कम हो जाएगी, किसी का बम्पर आ गया स्पीड कम है, तो स्पीड कम ज़्यादा हो जाती। कैसे होता है ना, जब भीड़ भाड़ वाली जगह होती है तो हमारी चलने की स्पीड, गाड़ी चलाने की, साइकिल चलाने की स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है ना, रोड खुला होता है तो चेंजेस आते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या है ना कि जब वाइट लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है तो उसमें जितने भी कलर्स होते हैं वो सबका स्पीड अलग अलग होता है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो वो एक दूसरे से फिर एक साथ नहीं चल पाते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये वाइट लाइट में कौन से 7 कलर हैं, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ऑरेंज भी तो आएगा, हाँ मैंने ऑरेंज नहीं लिखा भूल से यहाँ पर, विबग्योर, येलो के बाद ऑरेंज, कहाँ गया, ओके, ऑरेंज, ठीक है, एंड रेड। लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बहुत लंबी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसलिए वो कम डेविएट करती है। आप देखो डेविएशन बहुत कम है, और ये देखो इसका कॉर्नर देखो कितना डीप्ड कॉर्नर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वायलेट छोटी वेवलेंथ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेविएट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 या 51, ओके। सो क्या क्वेश्चन कह रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए और उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है एक्सप्लेन कीजिए। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को तो लगा नहीं, 4 मार्क के हिसाब से पूछा गया, तो बता रही हूँ मैं आपको, इसके थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ जाता है, ठीक है। सिंस अब फूड और उसके खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, और उनका खाना खाने का तरीका सबका अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको टेक्स्ट में दिए हुए थे, 2 तो दिए हुए थे, अमीबा, पैरामीशियम, तो पहले तो वो 2 मैंने ले लिए। तो अमीबा, ठीक है, अमीबा जो है वो अपने टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, सूडोपोडिया, ठीक है, और बेसिकली वो खाने को क्या कर लेगा, अपने अंदर एंगल्फ करेगा, है ना। सो एक्सटेंशन सेल्स सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स, ठीक है, फूड पार्टिकल्स कंबाइन हो जाएगा और वैक्यूल बना देगा। फूड वैक्यूल के अंदर जो होता है, फूड जैसे जाता है तो वो उसको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेता है और साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर लेता है, जिसका मतलब कि वो आगे अपने सेल को रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसको यूज़ करेगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको बॉडी के बाहर निकाल देता है। तो ये तरीका होता है अमीबा का। पैरामीशियम की बात कर लेते हैं तो वो भी यूनिसेलुलर है, बट उसका सेल का शेप वगैरह डेफिनेट है, इसके लिए उसका फूड खाने का जो स्पोर्ट है, मतलब एक माउथ है उसके पास, जैसे अमीबा के पास कुछ है ही नहीं ना, वो तो क्रिएट करता है नकली हाथ, ठीक है, और फूड वैक्यूल भी क्रिएट करता है ड्यूरिंग द डाइजेशन। इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है खाना इनटेक करने का, तो थ्रू द सीलिया, ठीक है, सीलिया की मदद से वो खाना जो है वो अपने अंदर इनपुट कर लेता है, ठीक है। पैरामीशियम थोड़ा यूं करके ऐसे होता है शेप में, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे ऐसे बाल बाल होते हैं, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है यूग्लिना। यूग्लिना क्लोरोप्लास्ट का यूज़ करता है, ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट का यूज़ करता है खाना बनाने के लिए सनलाइट में, और फिर वो ना जब रात हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है, तो उन्हीं न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद द सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन बताना है। देखो जिंक जो है ना वो काफ़ी रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर भी काफ़ी हाई लेवल पे आता है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड में से, ठीक है, डायग्राम है। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब करो, तो हम लोग ना 5 ml जितना सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, फिगर को देखो, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग जिंक ग्रेन्यूल को ऐड कर लेते हैं, ओके। उसके बाद इमीडिएटली फिक्स अ कॉर्क और एक डिलीवरी ट्यूब अपन ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैंडल जो है वो बर्न हो रहा है, ठीक है, कैंडल बर्न हो रहा है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिजल्ट ये देखने को मिला कि जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर एक लिक्विड बन गया, वो लिक्विड है ZnSO4, मतलब कि जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकल गया। हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो पट 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 ऐसा साउंड, पट ऐसा साउंड करता है, तो पॉप साउंड उसको बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, जो नॉन मेटल डिस्प्लेस हो जाता है बाय द मेटल, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया जिंक से, है ना। देखो ना, हाइड्रोजन जो है उसको हटा दिया किसने, जिंक ने, तो जिंक आ गया यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस यहाँ चला गया, है ना, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। जिंक का
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा फिर से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, बट ये बेस के साथ कर रहा है ना, ये बेस है, ठीक है। तो बेस के साथ हमेशा कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी करना है, उसके प्रॉपर्टीज लिखने हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो हम लोग डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, उसका स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक है। तो दे आर द इमेजिनरी लाइंस। अब आप फिगर देखो, जैसे हमने डायरेक्शन बताया हुआ है ये वाला, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, तो ये इमेजिनरी, आप जब इसको एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं, ये हमने इमेजिनेशन किया, अच्छा ऐसे 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 जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे करके। सबसे ज़्यादा तुम्हें कहाँ दिख रही है, पोल्स पे दिख रही है, तो स्ट्रेंथ पता चलेगा कहाँ पर है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ये कि है वो नॉर्थ पोल से शुरू करती है, साउथ पोल की तरफ एंड करती है, ये कंटिन्यूस होती है और एक क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आप देख ही रहे हैं फिगर के अंदर। और इनका जो क्लोजनेस है, ठीक है, क्लोजनेस जितनी ज़्यादा नज़दीक है इसका अंदर की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्लोजनेस जो है वो इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फील्ड लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर नियर द पोल्स, पोल्स पे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होती है और बाकी धीरे धीरे ऐसे दूर होती जाती है, ठीक है। ईजी से 4 स्टेटमेंट्स थे। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लेबल डायग्राम यूरेटर। अब यूरेटर इन्होंने दिया है तो यहाँ पे बहुत अजीब क्वेश्चन है देखा जाए तो, इट शुड बी लाइक यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। अब यूरेटर तो अपन इसको बोलते हैं, यूरेटर जो है वो हम ये वाली डंडी उसको बोलते हैं, इसका तो कोई फिगर आ ही नहीं सकता ना, तो आई थिंक इट्स अ मिस प्रिंट, ठीक है, इट शुड बी यूरिनरी सिस्टम होना चाहिए। वेल बुक में था तो मैंने आपको दे दिया वो वाला ही। एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे फॉर्म होता है। अब एक्चुअली यूरिन फॉर्म करने के लिए हमारे पास नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, हम अच्छे से समझ पाएँ। अब यूरेटर है तो इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो यूरिनरी सिस्टम और द रेनल सिस्टम हम कहते हैं इसको, जिसका यूटेरस होता है, यूरेटस होता है, सॉरी नॉट यूटेरस, यूटेरस तो फीमेल में होता है ना, यूरेटस होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, किडनी होती है, यूरेथ्रा होता है। एक बार देख लो सारे के सारे, ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है, ओपनिंग, और ये यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ पे किडनी, ठीक है ना। चलिए अब यूरिनरी सिस्टम का पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है कि आपके जो भी मेटाबॉलिक, मतलब जो भी आपके बॉडी के अंदर लिक्विड है, जो भी सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना, पीएच लेवल को मेंटेन करना, ये पूरा काम होता है किडनी का, अब या यूरिन सिस्टम का, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स आते हैं। एक आता है ग्लोमेरुल, अब देखो नेफ्रॉन वाला होता तो पूरा डिटेल में बता देते, बट इन्होंने ऑलरेडी फिगर ही दिया हुआ है तो इसके लिए उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक आता है रीएब्जॉर्प्शन, एक आता है सीक्रीशन, ठीक है, 3 प्रोसेस आते हैं। ये प्रोसेसेस इंश्योर करते हैं कि जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही बॉडी से रिमूव हो जाए, बाकी सारे न्यूट्रिशंस बॉडी के अंदर अवेलेबल हो, मेंटेन रहे। जो रीनल आर्टरी है, ठीक है, देखो अभी जो आर्टरी है ना ये वाली, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रीनल आर्टरी है ये जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं ब्लड की वो किडनी में लेके आती है। किडनी के अंदर छोटे छोटे से फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, जो वो ब्लड को रिसीव करते हैं। इस ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको स्क्वीज आउट, उसको पूरा का पूरा निचोड़ के बाहर निकालने का काम करता है कौन, बोमेन्स कैप्सूल। अब ये बोमेन्स के अंदर पूरा का पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, आपको थोड़ा हल्का फुल्का तो फिगर याद होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे ये हुआ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, पूरा यूँ स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ पे पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है ये काम करता है फिल्ट्रेशन का। अब वाटर और इम्प्योरिटी जो कलेक्ट हो जाती हैं इन द ट्यूब, ठीक है, वो आगे जाकर यूरेटर में चली जाती हैं, ठीक है, आगे जाकर यूरेटर में चली जाती हैं। फाइनली यूरेटर जो है वो पूरा का पूरा, सॉरी, और अब ये हो गया तो फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पर, ठीक है, ब्लड आया, ब्लड में से इम्प्योरिटीज़ जो थी वो बाहर निकाल के अंदर की तरफ ले गया और ब्लड को फिर से बॉडी की तरफ भेज दिया। तो फिल्ट्रेशन पोस्टपोर्शन हो गया। फिल्ट्रेशन के बाद अब ऐसा है कि भैया ऐसे तो नहीं कोई अच्छी चीज़ अपन ने गलती से ये ट्यूब के अंदर डाल दी, तो फिर जैसे जैसे नीचे जाता है ना, हर टाइम पे, हर इंस्टेंट पे चेक किया जाता है थ्रू द यूरेटर
कि भैया कोई भी अगर यूज़फुल चीज़ हो तो उसको फिर से ब्लड की तरफ पहुंचा दो। इसके लिए वहाँ पे कैपिलरीज पूरी कनेक्टेड होती हैं। तो फिल्ट्रेशन के बाद आता है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। अगर कोई यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं तो उसको फिर से यूरेटर में जाने से, बिफोर इट एंटर्स यूरेटर, उसको फिर से ब्लड में पहुँचा दिया जाए। एक बार जब यूरेटर में लिक्विड पहुँच गया उसको अपन बोलते हैं यूरिन। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया होता है और वो ब्लैडर के अंदर कलेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से यूरिन का बनना होता है, फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, डन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। यहाँ पे आपको सेक्शन डी मतलब कि ABCD सब कुछ कंप्लीट मिल गया पेपर 2 का। अब हम नेक्स्ट में पेपर 3 की डिस्कशन करेंगे। सो आप बस इसको अच्छे से लर्न करके रखिए। कुछ आपको बोलना हो तो डू कमेंट मी, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।